हेलो दोस्तों, भूमिका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का एक बार वापस से स्वागत है। आज हम 12th क्लास ज्योग्राफी के पार्ट 3 जो कि परिवहन और संचार से जुड़ा हुआ है, इसको कवर करने वाले हैं। इस चैप्टर को हमने विद डायग्राम बहुत समझा है और इस चैप्टर में मेन कंटेंट यही रहेगा कि आप अगर डायग्राम के माध्यम से, मैप के माध्यम से इस चैप्टर का स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो आपको ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। बहुत प्यारा चैप्टर है। यहाँ से निबंधात्मक और लघुत्रात्मक टाइप के क्वेश्चन कवर होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर 7 परिवहन संचार यानी ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन को कवर करते हैं। पार्ट 3 है ये इस चैप्टर का। तो शुरू करते हैं बच्चों। जल परिवहन को इसमें पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने सड़क परिवहन और रेल परिवहन के बारे में कंप्लीट अध्ययन कर लिया है, कंप्लीट स्टडी कर लिया है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के विकास के लिए, उसके व्यापार के लिए। जैसे जल परिवहन परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन है। जल परिवहन के लाभों में एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि उसके निर्माण में उपयोग हेतु जल मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। अब क्या चीज हो रही है बच्चों, इसमें ये चीज दिखाई जा रही है कि बाकी जितने भी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम होंगे उसमें हमें, जैसे सड़क परिवहन का हम यूज कर रहे हैं तो सड़क परिवहन के लिए हमें सड़क का निर्माण करना पड़ता है। इसी तरह से रेल परिवहन का हम यूज कर रहे हैं तो हमें पटरियों का निर्माण करना पड़ेगा, लेकिन जल परिवहन में हमें किसी भी प्रकार से निर्माण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस तरह से अपने इसे क्या कह सकते हैं, उसके निर्माण है, जल परिवहन के यूज के लिए जलमार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता। परिणाम क्या होगा कि इससे जो जल परिवहन है वो सस्ता पड़ता है हमारे, और हमारा ट्रांसपोर्टेशन सस्ते दामों पे हो पाता है और सरलता से हो पाता है। परंतु जल परिवहन के लिए पतन पोर्ट्स यानी बंदरगाह की उच्च दशाएं होनी चाहिए। तो किसी भी देश में देखो जल परिवहन तब सक्सेस हो पाएगा जब वहां पर पतन या पोर्ट्स या बंदरगाह होंगे। जैसे भारत का कोस्टल एरिया, ये वाला एरिया है, यहाँ पर हमारे जितने भी जहाज होंगे वो तब सफलतापूर्वक आ पाएंगे जब यहाँ पर पोर्ट्स अच्छे अवेलेबल होंगे। जिनमें पोर्ट्स गहराई में होंगे तब जाके ये जहाज इन पोर्ट्स के करीब आ पाएंगे, लग पाएंगे और माल का इधर से इधर स्थानांतरण हो पाएगा। तो पोर्ट्स अच्छे होने चाहिए, ये इसकी पहली शर्त है। उसके बाद में जल परिवहन सस्ता साधन है क्योंकि जल परिवहन में घर्षण स्थल भाग की अपेक्षा बहुत कम होता है। तो जब अपन सड़क परिवहन में यूज करते हैं तो सड़क परिवहन में घर्षण होता है। टायर चलेगा तो रोड पे चलेगा, तो घर्षण की वजह से उसमें जो एनर्जी है उसकी आवश्यकता होगी और जितनी एनर्जी लगेगी उतना फ्यूल जलेगा। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा नहीं होता, घर्षण बल बहुत कम लगता है, जिसकी वजह से जहाज एक बार बहने लग गया तो फिर वो बहता ही चला जाता है। और साथ ही साथ कितना भी भारी सामान हो वो हम शिप में लाद के उसको कितनी भी दूर तक ले जा सकते हैं उस भारी सामान को। तो हमें ज्यादा फ्यूल जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ये एक सस्ता परिवहन का साधन हो जाता है। फिर क्या है, फिर इसमें ऊर्जा की लागत अपेक्षाकृत कम होती है और भारी माल के परिवहन में कम खर्चा आता है। तो इसको नोट डाउन कर लेना बच्चों। इंट्रोडक्शन में आपको ये लिखना पड़ेगा जल परिवहन की क्या लाभ है। तो कोई भी दो लाभ आप बता सकते हैं कि जल परिवहन एक तो सस्ता साधन है, दूसरी बात जल परिवहन में जो घर्षण है वो कम लगता है, जिसकी वजह से जो फ्यूल है या फिर जो एनर्जी है वो कम लगती है, तो ये सस्ता पड़ता है। तो इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे और इसके बारे में ये डाटा अपन को लिखना पड़ेगा जल परिवहन के बारे में जब भी पूछा जाएगा कि जल परिवहन की विशेषताएं बताइए, इंट्रोडक्शन बताइए या जल परिवहन पे कमेंट या टिप्पणी कीजिए। तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलेंगे हम। आपके पाठ्य पुस्तक में ये वाला डाटा दिया गया है जिसमें महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इसको कवर करना। निबंधात्मक टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि वैश्विक स्तर पर कौन कौन से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, उन पे लेख लिखिए या फिर निबंध लिखिए। तो एक बार तो ये डाटा याद कर लेना है कि वैश्विक स्तर पर जो महत्वपूर्ण समुद्री परिवहन है उसमें उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग, उत्तर महासागरीय समुद्री मार्ग, दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग और दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग, ये महत्वपूर्ण हमारे जल मार्ग है बच्चों। अब इसको समझने के लिए हमें वर्ल्ड मैप साथ में रखना है, देन इसे समझना है। देखो हम लोगों ने बचपन से खूब पढ़ रखा है कि ओशियन यानी महासागर कितने हैं और हमारे महाद्वीप कितने हैं। अब महासागरों की लोकेशन आपको पता है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी रहेगा बच्चों। जैसे हम लोग खूब जानते हैं कि ये हमारा नॉर्थ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका हो गया। हम लोगों को पता है ये अफ्रीका है,
हम लोगों को खूब पता है कि ये एशिया है, हम लोगों को पता है ये ऑस्ट्रेलिया है, हम लोगों को पता है ये यूरोप है। अब इन महाद्वीपों के जो अगल बगल में जो महासागर लगते हैं उनकी लोकेशन हमें पता होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या है, कौन सा महासागर आ गया? पृथ्वी देखो राउंड में है, गोल है। विश्व के इस मैप को ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये प्रशांत महासागर अपन को इस तरह से दिखाई दे जाएगा बच्चों। प्रशांत महासागर, महासागर इधर है, सेम ये प्रशांत महासागर इधर की तरफ दिखाई दे जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पैसिफिक ओशियन के रूप में अपन इसको जान रहे हैं, तो पीओ लिख देता हूं मैं, ठीक है। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। अब देखो यहां पर हम लोगों को पता है अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, इनके मध्य में ये कौन सा महासागर है? तो ये बच्चों अंध महासागर है। इसका पहला नाम तो क्या है? अंध महासागर, अंध महासागर, या फिर इसको हम अटलांटिक ओशियन के रूप में जानते हैं, बहुचर्चित नाम यही है, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। अब हमें इस डाटा को यहां समझना होगा बच्चों, और बहुत इजी है, आप विश्वास करिएगा। जैसे इधर भी अपन जानते हैं, जैसे ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर किस तरह से जुड़ रहा है ये महासागर और ये विश्व के जो देश है वो? तो देखो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का मतलब क्या हो गया? अब हमें खूब पता है बच्चों। कैसे? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का मतलब हो गया ऐसा समुद्री मार्ग जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ रहा है। तो ये हो गया हमारा नंबर 1, क्लियर। यूरोप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों को जोड़ने वाला जो महासमुद्री मार्ग हो गया है उसे उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग के रूप में जाने, नंबर 1। अब हम बात कर लेते हैं नंबर 2 की। जैसे भूमध्य सागरीय और हिंद महासागरीय जो क्षेत्र है उसकी बात की जा रही है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? ये वाला जो एरिया है इसको नंबर 2 कर देते हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये 3 महाद्वीप जुड़ रहे हैं, जिसको हम भूमध्य सागरीय महामार्ग के रूप में जान रहे हैं, समुद्री मार्ग के रूप में जान रहे हैं। इस समुद्री मार्ग, ये जितना भी ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा है, इससे यूरोप को, इससे एशिया को और इसके अफ्रीका को व्यापार होता है, ट्रेड होता है। उसके बाद में उत्तर महासागरीय की बात की जा रही है, तो देखो उत्तर महासागरीय बहुत सिंपल है बच्चों, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। उत्तर महासागरीय में क्या होगा कि हमारा यूरोप से लेकर ये वाला जो पूरा इस अफ्रीका को राउंड काटते हुए इधर की तरफ जो ट्रेड हो रहा है, जिसको हम नंबर 3 भी दे सकते हैं, इस ट्रेड को उत्तर महासागरीय के रूप में जाना जाता है, क्लियर। उसके बाद में दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग की बात की जा रही है, तो देखो बहुत सिंपल है। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ये ऊपर वाला जो येलो कलर में है ये उत्तरी अटलांटिक महासागर था, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। यानी अफ्रीका और हमारे अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बीच में जो समुद्री मार्ग है उसे हम दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग के रूप में जान रहे हैं। इससे ट्रेड अफ्रीका को होगा, इससे ट्रेड हमारे यूरोपीय देशों को होगा। उसके बाद में उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग की बात की जा रही है, इसका मतलब हो गया है यहां से ट्रेड होगा, इस तरफ जाएगा, पृथ्वी गोल है तो इस तरफ वाले जो देश है वो जुड़ जाएंगे। यानी अमेरिका के पश्चिमी भाग की बात की जा रही है और जो हमारा एशिया का जो पूर्वी भाग है वो आपस में कनेक्ट होता है, कौन से मार्ग से? उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, तो इसको नंबर 5 दे देते हैं यहाँ पर। अब दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग का मतलब हो गया हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ये पश्चिमी क्षेत्र, नंबर 6, जो कि पृथ्वी गोल होने की वजह से इस तरफ भी जुड़ा हुआ है, तो ये नंबर 6 यहाँ पे भी दे देते हैं। तो इन महाद्वीपों को जोड़ने का काम करता है बच्चों। अगर ये डाटा आपने समझ लिया है तो आपके लिए ये समुद्री मार्ग बताना बहुत इजी हो जाएगा बच्चों। तो आप लोग एक बार जब भी पढ़ेंगे तो आपको मैप जरूर लेना है, देन लोकेट करना है कौन सा क्षेत्र कहां पर है, क्लियर बच्चों। एक या 2 बार मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगी कहना क्या चाह रहा हूं। हम समुद्री मार्ग को देख रहे हैं और समुद्री मार्ग वैश्विक स्तर पर 6 भागों में डिवाइड किया गया है और उनके जो मार्ग है वो इस तरह से मैंने बता दिया है। वापस से रिवीजन कर लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग का मतलब हो गया जो यूरोप और हमारे अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ रहा है, वो हो गया है नंबर 1। दूसरा भूमध्य सागरीय समुद्री मार्ग हो गया है, ये देखो इसमें हमारे मेडिटेरियन सी है, ये
जो यूरोप, हमारे एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों को जोड़ता है, जहां से ट्रेड होता है बहुत ज्यादा। फिर उत्तर महासागरीय का मतलब हो गया जो अफ्रीका का राउंड काट के हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, और हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और ऑस्ट्रेलिया तक का जो रूट है उसको उत्तर महासागर समुद्री मार्ग के रूप में जान रहे हैं। फिर दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग का मतलब हो गया अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच की जो दूरी है उसको इस समुद्री मार्ग से हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर उत्तरी प्रशांत महासागर का मतलब हो गया उत्तरी अमेरिका और इधर एशिया, जिसमें जापान से जुड़े हुए जो मार्ग है उसकी बात की जा रही है। एंड देन दक्षिणी प्रशांत महासागर का मतलब हो गया दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और इधर हमारे एशिया की जो पूर्वी राष्ट्र है उनको जोड़ने वाला जो समुद्री मार्ग है वो दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग के रूप में जाना जाता है। इतना समझ लिया है तो फिर आगे चलते हैं बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए। क्लियर बच्चों? आपकी पाठ्य पुस्तक में ये पूरा डाटा दिया हुआ है, इसको भी आप लोग देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। इसमें जो फोटो है वो पीछे की तरफ से ऐसे केचअप किया गया है, तो देखो इधर वाला जो है ये यूरोप हो गया है, जैसे मैं लिख भी देता हूं, इसको भी समझेंगे हम। पाठ्य पुस्तक में बिल्कुल इस तरह का आपको कंटेंट दिखाई दे जाएगा बच्चों। इसमें आपको समझाने के पर्पज से पाठ्य पुस्तक में ये चीज डाली गई है, और इसमें महत्वपूर्ण जो हमारे बंदरगाह है उनको लोकेट किया गया है, तो आपके मैप में भी पूछा जाता है, इस वजह से भी इसको पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है बच्चों। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इसको भी जान लेते हैं। जैसे ये यूरोप है और ये हमारा हो गया है अमेरिका, तो यूरोप और अमेरिका के बीच की दूरी को ये जो कंप्लीट कर रहा है ये हमारा कौन सा हो गया है, तो लंदन और अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, महासागर, महासागर जिसका दूसरा नाम अंध महासागर भी है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका, तो ये अटलांटिक ओशियन हो गया, ये दक्षिणी अटलांटिक ओशियन हो गया, दक्षिणी अटलांटिक। क्लियर? उसके बाद में ये देखो जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर, उसको यहां दिया गया है। मैंने कहा था पृथ्वी गोल है तो इस तरह से दिखाई देगा, तो इसको लिख देते हैं हम प्रशांत महासागर, महासागर। अब इधर वाला जो एरिया है, मैंने कहा था कि दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को जोड़ता है, तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर हो गया, दक्षिणी प्रशांत महासागर, महासागर। अब देख रहे हो आप लोग कि इधर उत्तरी अमेरिका का वैंकूवर है, ये क्षेत्र हमारे याकोहामा से लगता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि एशिया में है। इसी तरह से दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जितने भी जहाज आते हैं वो होनोलुलु बंदरगाह पे अपना पोताश्रय बनाए हुए हैं, जिनमें फ्यूल, भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। तो ये होनोलुलु बंदरगाह कई बार पूछा जाता है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो आप डबल स्टार कर लेंगे। आपसे वर्ल्ड मैप में होनोलुलु की लोकेशन पूछी जाती है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है ये, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में ये होनोलुलु नाम की जगह है। ये हमारा इधर दिखाई दे रहा है, ये हमारा पनामा कैनाल है जो मैक्सिको में बना हुआ है। इधर हम देख रहे हैं तो ये इधर सुएज कैनाल है, ध्यान रखना इससे भी क्वेश्चन पुटअप होगा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे भी। देखो सुएज कैनाल ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने की ये महत्वपूर्ण कड़ी है, तो इसको ध्यान रख लेंगे हम लोग। अब जैसे इधर लंदन को वेस्टल हार्बर बंदरगाह से जोड़ रहा है तो अटलांटिक ओशियन जोड़ रहा है। इसी तरह से जैसे ये डरबन है अफ्रीका में, तो उत्तर महासागरीय से होके जाते हैं तो हम डरबन रुकते हैं, फिर हम कहाँ रुक जाएंगे, हम मुंबई रुक जाएंगे, देन इधर कि हमारे दक्षिण पूर्वी एशियाई जो राष्ट्र है उसकी तरफ हम चले जाएंगे। इसे केप ऑफ गुड होप के रूप में भी जाना जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। दक्षिण अमेरिका में देखो ये रियो डी जेनेरियो है, ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। ऑस्ट्रेलिया में इधर सिडनी है, ये भी पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। सिंगापुर पूछा जाता है, संघाई पूछा जाता है, हांगकांग पूछा जाता है। तो इससे हमारा ये सैन फ्रांसिस्को जो अमेरिका में है, तो अमेरिका के किस क्षेत्र में है, तो ये पूर्व पश्चिमी क्षेत्र में है, ध्यान रखना पश्चिमी क्षेत्र, जो प्रशांत महासागर है उसके किनारे पश्चिमी क्षेत्र, अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र। क्लियर? तो ये आपका मैप वाला पोर्शन है, ये भी कवर हो रहा है, साथ ही साथ आपको महासागरों की पूरी नॉलेज इसमें दी जा रही है। क्लियर बच्चों? तो अब अपन चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला जो हमारा समुद्री मार्ग है वो है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, तो शुरू कर लेते हैं। यह समुद्री मार्ग देखो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को जोड़ेगा। अब मेरे ये जो वर्ड है ना यूरोप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, अगर आ रहा है तो आप इसको
प्रॉपर स्टडी कर पाएंगे, नहीं तो आपको वर्ल्ड मैप वापस पढ़ने की आवश्यकता पड़ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, यह समुद्री मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों, औद्योगिक दृष्टि से विश्व के दो प्रदेशों जिसमें उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को मिलाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार, अंडरलाइन कर लेंगे, 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा परिवहित होता है या चलता है, इसलिए यह विश्व का सबसे बिजी व्यापारिक जल मार्ग है। तो ये चीज तो अपन को पता है कि यूरोप और अमेरिका दोनों विकसित कंट्रियां हैं और यहाँ जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो बहुत बिजी या फिर व्यस्तम मार्ग होगा ही होगा, क्योंकि दोनों ही किस प्रकार के महाद्वीप है, तो विकसित कंट्री या विकसित कंट्रियों वाले महाद्वीप है ये। तो ये विश्व का सबसे व्यस्तम व्यापारिक जल मार्ग है। दूसरे अर्थों में इसे देखो आप लोगों से पूछा जाएगा तो इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे। कैसे करेंगे, ये यहाँ पर वृहद ट्रक मार्ग के रूप में पूछा जाता है कि वृहद ट्रक मार्ग किस समुद्री मार्ग को कहा जाता है, तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को वृहद ट्रक मार्ग कहा जाता है। नोट कर लेना बच्चों। विश्व के दोनों महाद्वीपों यानी पश्चिमी यूरोप और पूर्वी अमेरिका के तटों पर पतन और पोताश्रय की उन्नत सुविधाएं पाई जाती है, और इन दोनों ही महाद्वीपों के तटों पर ये जो बंदरगाह है उसकी उन्नत सुविधाएं फैसिलिटी पाई जाती है, यानी जहाज से सामान आएगा तो उसको कहां पर रखना है, कहां नहीं रखना, जहाज को कहां पर अपन को खड़ा करना है, कहां उसको रोकना है, कहां उसका यार्ड बना हुआ है, ये सब चीजें यहाँ पर उन्नत अवस्था में आपको दिखाई दे जाएगी, क्योंकि दोनों ही विश्व की के जो विकसित जो महाद्वीप है उस रूप में हम इनको जानते हैं। अब आगे चलेंगे, भूमध्य सागरीय या हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग तो पढ़ लेते हैं। ये समुद्री मार्ग देखो, पहली बात, विश्व का प्राचीन हृदय स्थल कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री मार्ग है जो विश्व का हृदय स्थल कहा जाता है, तो आपको भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग बताना है। यह समुद्री मार्ग विश्व के अधिकांश देशों को जोड़ता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को, 3 जो हमारे महाद्वीप है ये इससे जुड़े हुए हैं, जैसे यूरोप हो गया है, जैसे अफ्रीका हो गया है और पश्चिमी एशिया हो गया है। तो ये 3 महाद्वीपों को जोड़ने वाला समुद्री मार्ग है। इस मार्ग पर पोर्ट सहित अदन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर इस मार्ग के महत्वपूर्ण पतन है। तो हमें पता होना चाहिए पोर्ट सहित अदन, मुंबई और कोलंबो और सिंगापुर की लोकेशन विश्व मानचित्र में कहाँ है। तो जैसे पोर्ट सहित, जैसे लाल सागर जो कि हिंद महासागर के जस्ट ऊपर की तरफ है वहां पे दिख जाएगा, अदन इसी के पास में छोटा सा बंदरगाह, मुंबई हमारे भारत में लगता हुआ है, कोलंबो श्रीलंका में है और सिंगापुर दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में से एक देश है। सिंगापुर बहुचर्चित देश है। तो इस मार्ग के महत्वपूर्ण पतनों में से है उत्तर महासागरीय यानी केप ऑफ गुड होप से होकर जाने वाले आरंभिक मार्ग की तुलना में सुएज नहर के निर्माण से दूरी और समय अत्यधिक कम हो गई है। तो हमने खूब पढ़ रखा है कि भूमध्य सागरीय समुद्री मार्ग यहाँ से जहाज जाएंगे और इस तरह से अफ्रीका का राउंड काट के, पूरा इस तरह से अफ्रीका का राउंड काटेंगे और इस तरह से जाएंगे, तो इनको ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने स्वेज कैनाल का निर्माण कर लिया, वैसे ही जो इसकी डिस्टेंस है, जैसे ये भूमध्य सागर और जैसे ये हिंद महासागर, तो पहले क्या होता था, अफ्रीका का राउंड काट के आना पड़ रहा था हमें, पूरा एक इस तरह से अफ्रीका का राउंड। अब हमें केवल भूमध्य सागर से यहाँ तक, क्योंकि सुएज कैनाल बन गई तो हमें डायरेक्ट अब यहाँ हिंद महासागर की तरफ हम गमन कर जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत इजी रास्ता हो गया है, ये बहुत इजी समुद्री मार्ग हो गया है। ठीक है, तो सुएज नहर का इंपोर्टेंस इसमें देखेंगे हम। तो वापस से एक बार देख लेते हैं कि सुएज नहर के निर्माण से दूरी और समय में यहाँ पर क्या हो गई, अत्यधिक कमी हो गई है। अब आगे चलेंगे बच्चों, उत्तर महासागरीय समुद्री मार्ग, इसको केप ऑफ गुड होप के रूप में हम जानते हैं, जो कि देखो वो भूमध्य सागरीय समुद्री मार्ग था जिसमें यूरोप के विश्व के 3 महाद्वीप जुड़े हुए थे। उत्तर महासागरीय में क्या है कि हम अफ्रीका का पूरा राउंड काट रहे हैं, तो अफ्रीका के जितने भी देश है, चाहे अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में हो, पूर्व में हो और या दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश है, उनसे लगने वाले देशों को जो माल और जो सेवा जो समुद्री मार्ग से प्राप्त हो रही है उसका लाभ उत्तर महासागरीय समुद्री मार्ग के माध्यम से लिया जाता है। तो पढ़ लेते हैं, यह व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औद्योगिक पश्चिमी यूरोपीय प्रदेशों को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ता है। तो आपको बिल्कुल इसी तरह से कंटेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया था कि उत्तर महासागर में क्या हो गया है,
उत्तर महासागर में हम अफ्रीका का पूरा एक राउंड लगा रहे हैं बच्चों। अफ्रीका महाद्वीप का पूरा एक, जैसे हम इधर बात भी कर लेते हैं, वापस से मैं बता देता हूं आपको, अगर आप मैप में देखेंगे तो मैप में देखने से हमें ये पता लग जाएगा कि उत्तर महासागर अंतरिक्ष का मतलब हम किस महाद्वीप का राउंड काट रहे हैं। तो ये देखो इधर दिखाई दे रहा है, हमें इस वाले क्षेत्र को कवर करना है, यानी यूरोप से हम पूरा इसको कवर करके यहाँ आ रहे हैं ना, तो अफ्रीका का पूरा एक राउंड काटा जा रहा है, तो इसी को उत्तर महासागर अंतरिक्ष के रूप में जान रहे हैं। अब इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, अफ्रीका के पश्चिमी क्षेत्र, अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र, हिंद महासागरीय देश और ऑस्ट्रेलिया के देश इस समुद्री मार्ग से जुड़े हुए हैं, इसलिए उत्तर महासागर अंतरिक्ष हमारे लिए इंपोर्टेंट हो गया है। अब वापस आते हैं इस पे कंटेंट पे। तो हमने पढ़ लिया है कि दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक कृषि आधारित पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्थाओं को यह समुद्री मार्ग जोड़ता है। सुएज नहर के निर्माण से पूर्व यह जल मार्ग लिवरपूल जो ब्रिटेन में है और कोलंबो जो श्रीलंका में है को जोड़ने का कार्य कर रहा था। सुएज नहर के निर्माण से यहाँ पर 6400 किलोमीटर जो मार्ग था वो अब कम हो गया है, सुएज नहर की तुलना में कम हो गया है। कहने का मतलब ये है कि जैसे सुएज नहर बन गई वैसे 6400 किलोमीटर जो रास्ता है वो अब कम हो गया है। इससे पहले पूरा राउंड काट रहे थे तो 6400 किलोमीटर का पूरा एक राउंड कट रहा था बच्चों। तो यहाँ पर यही चीज कही जा रही है कि सुएज नहर के मार्ग से 6400 किलोमीटर ज्यादा लंबा मार्ग है ये केप ऑफ गुड होप वाला। अब सुएज नहर बन गई है तो 6400 किलोमीटर कम हो गया है, समझ गए। अब आगे चलते हैं। अब देखो दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग, तो एक बार दक्षिणी अटलांटिक का वापस से अपन मैप देख लेते हैं। बार बार हमें मैप, इस चैप्टर को पढ़ते वक्त आपको मैप बिल्कुल साथ में लेके ही बैठना चाहिए बच्चों। जैसे दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग दिखाई दे रहा है आपको, हमने पढ़ रखा है उत्तरी अटलांटिक और ये हो गया हमारा दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग। इसमें हमें दिखाई दे रहा है दक्षिण अमेरिका है ये और ये अफ्रीका है, तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो महामार्ग है, समुद्री मार्ग है, वो दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग के रूप में जाना जाता है। तो इन दोनों को जो व्यापार होगा प्लस इधर से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से यूरोप को जो ट्रेड व्यापार होगा समुद्री मार्ग के माध्यम से, उसकी बात की जा रही है। अब वापस कंटेंट पे आते हैं। अटलांटिक महासागर का यह एक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी अफ्रीका के देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे देशों से मिलाता है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग की तुलना में इस मार्ग पर यातायात का प्रवाह कम पाया जाता है, तो इसको भी हम अंडरलाइन कर सकते हैं बच्चों। देखो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग होगा, वहां पर विश्व की पावरफुल कंट्रियां रहती है, जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, मैक्सिको हो गया। इधर यूरोप में कौन से, जैसे स्पेन, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, ये कंट्रियां हो गई। तो यहाँ पर जो ट्रेड होगा जिसकी वजह से जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है वो ज्यादा बिजी होगा, जबकि दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग में जो ट्रेड है वो तुलनात्मक रूप से कम है, इसलिए यहाँ पर इस मार्ग पर यातायात का प्रवाह कम पाया जाता है। क्लियर, क्योंकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका और यूरोप को होने वाला ट्रेड कम होता है। कारण ये भी है कि दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है और अफ्रीका की जो देश है उनमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनमें इक्वलिटी एक समान है, तो जो प्रोडक्ट दोनों के पास अवेलेबल होंगे फिर उनके मध्य ट्रेड या व्यापार होगा ही क्यों, तो ये भी एक कारण है। फिर आगे चलेंगे। क्योंकि इस क्षेत्र में सीमित विकास और कम जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है, ट्रेड कम होने का कारण ये कि सीमित जनसंख्या और कम डेवलपमेंट है। इस क्षेत्र में रियो डी जेनेरियो, केप टाउन के बीच यातायात का कम प्रवाह दिखाई देता है क्योंकि दोनों क्षेत्रों में एक जैसे उत्पाद और संसाधन पाए जाते हैं। तो मैंने जैसे एक्सप्लेन किया था कि दोनों, जैसे दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में एक जैसे उत्पाद और संसाधन अवेलेबल है, तो फिर ट्रेड होगा ही क्यों। ठीक है, हम ट्रेड व्यापार तब करते हैं जब हमारे पास कोई चीज नहीं है और दूसरे देशों के पास है, तो हम पैसा देते हैं और उसको मंगवा लेते हैं, और हमारे दूसरे देशों के पास कोई चीज नहीं है तो हम उसकी पूर्ति कर देते हैं। तो इस तरह से हम ट्रेड करते हैं, लेकिन समान हमारे पास चीजें होगी तो फिर ट्रेड होता नहीं है। क्लियर बच्चों, तो फिर आगे चलते हैं हम। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, अब उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग को भी एक बार वापस से देख लेंगे। देखो क्या हो रहा है, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग ऐसा समुद्री मार्ग जो कि इन महाद्वीपों को जोड़ रहा है, यानी हमारा ये हो गया है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये वाला जितना भी है ये नॉर्थ अमेरिका हो गया है,
और ये हो गया हमारा एशिया। एशिया का पूर्वी भाग, जिसमें ये वाला जो क्षेत्र है ये जापान वाला एरिया आ गया है, ठीक है। तो नॉर्थ अमेरिका और एशिया को जोड़ने वाला जो समुद्री मार्ग है उसे हम क्या बोल रहे हैं? उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। और इसी के साथ ये दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग हो जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया और ये हमारा दक्षिण अमेरिका, जिसको हम साउथ अमेरिका बोल रहे हैं अंग्रेजी में, इन दोनों को जोड़ने वाला जो मार्ग होगा उसे हम क्या बोल रहे हैं? दक्षिणी प्रशांत महासागर। क्लियर बच्चों? तो अब इस समुद्री मार्ग की महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं हम। हमें एक बार इसको पढ़ना है, उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, फिर हमें दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग को पढ़ना है। क्लियर? तो चलते हैं अब। उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग दिखाई दे रहा है आपको। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट को, देखो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट की बात की जा रही है, को एशिया के तटों से जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर? उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट की बात की जा रही है और एशिया के तटों से, यानी एशिया के पूर्वी तटों से जोड़ने का कार्य करेगा। एक बात, इस व्यापार मार्ग पर होनोलुलु बंदरगाह है। मैंने कहा था होनोलुलु बंदरगाह पूछा जाता है, आ गया है। तो होनोलुलु महत्वपूर्ण देश और बंदरगाह यानी पोताश्रय है। अच्छा बंदरगाह नहीं है, ये पोताश्रय है। बंदरगाह का मतलब तो पोर्ट हो गया है, तो ये होनोलुलु एक देश ही है। और पोताश्रय का मतलब यहाँ पर जहाज आते हैं, विश्राम करते हैं, जिनमें फ्यूल वगैरह की, भोजन की और अन्य आवश्यक जो चीजें हैं उनकी पूर्ति ये बंदरगाह करता है। जिसे हम जयपुर से दिल्ली के बीच ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो हम किसी जगह रुकते हैं, जिसमें हम लंच भी करते होंगे, वॉशरूम वगैरह भी जाते होंगे, तो वो जहां पर हमारा जो रुकने का जो जगह है उसको हम क्या कह सकते हैं? सड़क परिवहन से जा रहे हैं तो उसे हम बस अड्डा या फिर जो रुकने का विश्राम स्थान है वो उस रूप में जाना जाता है। इसी तरह से ये पोताश्रय है। जहाज कई दिनों तक चलते हैं तो बीच में इनका फ्यूल वगैरह खत्म हो जाता है, तो उस फ्यूल वगैरह को कंप्लीट करने के लिए और आवश्यक चीजों की पूर्ति के लिए होनोलुलु देश एक पोताश्रय के रूप में एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है। उसके बाद में वृहद पर स्थित यह मार्ग वैंकूवर और याकोहामा को जोड़ता है। तो हमें खूब पता है, हमने इतना पढ़ लिया है। वैंकूवर कहाँ है? तो ये कनाडा में स्थित है। ये तटीय क्षेत्र है वैंकूवर, और याकोहामा जो जापान है उसको जोड़ने का कार्य हमारा उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग करता है। अब हम दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग की बात कर लेते हैं। मैप में दिखाया था आपको कि दक्षिण अमेरिका और हमारे ऑस्ट्रेलिया को जोड़ने वाला जो समुद्री मार्ग है वो कौन सा हो गया? दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। तो पढ़ लेते हैं। यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप, ठीक है, पश्चिमी यूरोप को भी कवर कर लेगा। उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर के प्रकीर्णित द्वीपों से मिलाता है। तो प्रशांत महासागर पे जितने भी फैले हुए द्वीप हैं उनको मिलाता है। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया तक पहुंचने के लिए किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको मैप में देख लेंगे। देखो किन किन जगहों की बात की जा रही है। इसमें हमारे पश्चिमी यूरोप की बात की जा रही है, उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से जोड़ने की बात की जा रही है, फिर पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर के जितने भी द्वीप हैं उनको मिलाने का काम दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग करता है। इसको इस रूप में देखेंगे हम, इधर बिल्कुल इसको मैप में देख लेंगे बच्चों एक बार, ताकि ये हमारे लिए एक बार कंप्लीट याद हो जाए। तो इसमें कहा गया है, देखो ये यूरोप को इधर ये यूरोप को कवर कर रहा है, जैसे यूरोप वाले क्षेत्र को कवर करता है, ठीक है। उसके बाद में दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों को कवर कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रों को कवर कर रहा है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागर है ये। इन देशों की अर्थव्यवस्था को ये जहाज के माध्यम से कवर करता हुआ दिखाई दे जाएगा हमें। क्लियर बच्चों? अगर अपन यूरोप की बात करेंगे तो आपको पता है ये रूस है, इसको हम रशिया के रूप में जानते हैं। ये रूस है, तो यूरोप हो गया है। तो यूरोप को भी ये कवर कर रहा है दक्षिणी प्रशांत महासागर। हम अमेरिका को भी कवर करता है और इधर वाली अर्थव्यवस्थाओं को भी इस तरह से कवर करता हुआ ये इधर ही आएगा। क्लियर? तो इस तरह से ये मुख्य रूप से अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इधर यूरोपीय देशों को ट्रेड की सुविधा प्रदान करेगा।
क्लियर बच्चों? अब चलते हैं हम आगे। हमने देख लिया है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, उसके बाद में हमने देख लिया है दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। अब हम तटीय नौ परिवहन की बात करेंगे बच्चों। क्या होगा तटीय नौ परिवहन का मतलब एक बार हम समझ लेंगे। तटीय नौ परिवहन जैसा कि आपको स्मार्ट बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, लंबी तट रेखा वाले देशों के लिए एक सुगम विधि है। अब तटीय नौ परिवहन का मतलब क्या हो गया, जैसे भारत का कोस्टल एरिया जितना भी है, भारत का जितना भी कोस्टल एरिया है, वहां पे अगर हम जहाजों के माध्यम से ट्रेड कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, तटीय नौ परिवहन। इधर सूरत बंदरगाह से हम इधर मुंबई जा रहे हैं जहाज के माध्यम से, तो हम किसका यूज कर रहे हैं, तटीय नौ परिवहन। अगर हम सूरत से इधर कलकत्ता जा रहे हैं, जिस जहाज से जा रहे हैं, तो हम तटीय नौ परिवहन कर रहे हैं। क्लियर? यानी कोस्टल एरिया हो सकता है, कोई किसी देश से लगता हुआ कोई समुद्री मार्ग हो सकता है, तो इस प्रकार का जितना भी परिवहन होगा उसे हम तटीय नौ परिवहन की श्रेणी में जानते हैं। क्लियर बच्चों? इसे नोट डाउन कर लेंगे, एक बार पढ़ भी लेते हैं। तटीय नौ परिवहन लंबी तटरेखा वाले देशों के लिए एक सुगम विधि है। यह तटवर्ती नौ परिवहन भली प्रकार से विकास किया जाए तो इसके द्वारा स्थल भागों पर होने वाला यातायात भी कम हो सकता है। तो एकदम सही बात है। देखो बच्चों, अगर हम भारत जैसे देश की बात करें जहां पर जनसंख्या ज्यादा है, तो जनसंख्या ज्यादा होगा तो हमारा जो सड़क परिवहन है वो भी उतना ही ज्यादा होगा और सड़क पे भीड़ भाड़ ज्यादा होगी। अगर हमने सुविकसित तरीके से तटीय नौ परिवहन को डेवलप कर लिया है तो सड़क परिवहन पर जो यातायात है, ये जो यातायात है ये बिल्कुल कम हो जाएगा। क्लियर? जैसे इधर सूरत से हम मुंबई जाएंगे, इस जहाज के माध्यम से जाएंगे, अगर ये जहाज की उन्नत दशाएं होगी तो हम सड़क परिवहन की बजाय हम जहाज में बैठेंगे या शिप में बैठेंगे और ट्रांसपोर्टेशन वाला काम है वो कर लेंगे। क्लियर? तो तटीय नौ परिवहन को अगर तरीके से डेवलप किया गया तो सड़क परिवहन का जो दबाव है वो कम हो जाता है। क्लियर? तो भारत में इसकी उन्नत दशाएं हैं, लेकिन हमारे हमारे व्यवस्थाएं या फिर हमारे विकास का जो स्तर है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हम ये सक्सेस तरीके से नहीं कर पा रहे। बाकी भारत में बहुत पॉसिबिलिटी है, तो हमारे राजनेताओं को भी ऐसा सोचना चाहिए ताकि हम तटीय नौ परिवहन के माध्यम से परिवहन के मार्ग का विकास कर पाए, जिससे जो हमारे भारत देश में जनसंख्या का जो दबाव सड़कों पे है वो कम हो सकता है। तो ये सोचने वाली बात है। आगे चलेंगे। अब नौ परिवहन नहरों की बात करेंगे। देखो, नहरों का मतलब क्या हो गया है, जैसे किसी देश में कोई नहर है, जैसे भारत देश है, भारत देश इस तरह से अपन ने बना दिया है इस तरह से। तो इस भारत देश में जैसे महत्वपूर्ण नहर, जैसे राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर, IGI, इंदिरा गांधी नहर कैनाल, IGC, इंदिरा गांधी कैनाल है। इस तरह से ये बसी हुई है। तो ये जो ये जो नहर डेवलप की गई है पश्चिमी राजस्थान में, इस नहर से सिंचाई की व्यवस्था तो चली रही है राजस्थान में। अगर इसको थोड़ा और सिस्टमेटिक ढंग से अपन करें तो इसमें भी हम शिप के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल कर सकते हैं। जर्मनी और इटली के देशों में तो ट्रांसपोर्टेशन आधा इसी से हो रहा है। तो तटीय नौ परिवहन में क्या होगा, किसी देश के अंदर कोई नहर है और नहर में अगर हमने शिप के माध्यम से हम ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, छोटे जहाज के माध्यम से हम परिवहन कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं फिर, तटीय नौ परिवहन। ठीक है? तो अब अपन बात कर लेते हैं, उसे हम, सॉरी बच्चों, तटीय नहीं, उसे नौ परिवहन नहरों के रूप में जाना जाता है। तटीय का तो अलग हो गया, यानी कोस्टल एरिया। नौ परिवहन की बात करेंगे बच्चों, नौ परिवहन के रूप में जाना जाता है। तो हमारे वैश्विक स्तर पे और आपके जो पाठ्य पुस्तक का कंटेंट है उसमें दो नहरों की बात की गई है बच्चों। एक तो हो गया है सुएज नहर और एक हो गया है हमारा पनामा नहर। और दोनों के ऊपर आपसे कमेंट पूछा जाता है, टिप्पणी करवाई जाती है कि सुएज नहर और पनामा नहर पर टिप्पणी कीजिए, या फिर सुएज नहर और पनामा नहर वर्तमान की विकसित नहरें हैं जिसकी वजह से जल परिवहन का जो रास्ता है वो कम हो गया है, तो इस पर लेख लिखिए। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ये हो गया हमारा सुएज नहर और ये हो गया पनामा नहर। दोनों ही महत्वपूर्ण मनुष्यों द्वारा निर्मित नौ वाहन नहरें अथवा जलमार्ग है जो पूर्वी और पश्चिमी विश्व के दोनों ही देशों के लिए प्रवेश द्वारों का काम करती है। क्लियर बच्चों? तो इसको हम विश्व मानचित्र में भी देखेंगे तो देखो हमें इस तरह से सुएज नहर और पनामा नहर दिख जाएगी। दिखाई दे रहा है आपको? यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया। इससे पहले
के लेक्चर में भी हमने देखा था कि भूमध्य सागर बीच में है, जिसे मेडिटेरियन सी कहते हैं। इससे 3 महाद्वीपों को व्यापार होता है, जैसे यूरोप, एशिया और अफ्रीका को। तो ये जो व्यापार यहाँ हो रहा था, इसमें इधर जाने के लिए, इस तरफ जाने के लिए, यानी भूमध्य सागर से इधर लाल सागर होते हुए हिंद महासागर में जाने के लिए जो समुद्री मार्ग था वो नहीं था। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि हमारे जो इधर वैश्विक स्तर पे जो मंथन किया गया 1869 में, और स्वेज नहर को देखा गया कि यहाँ पर मिस्र नाम का एक देश है, जहां पे एक छोटा सा इस तरह से हमें एक मार्ग को, एक नहर को निकाल सकते हैं, जिससे कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर समुद्री मार्ग को जोड़ा जा सकता है। तो ये स्वेज नहर का निर्माण कर दिया हमने। तो जान भी लेते हैं स्वेज नहर के बारे में। अच्छा, ये स्वेज नहर हो गया। इसी तरह से एक और है जिसे पनामा नहर के रूप में जानते हैं हम, तो इसका भी एक बार मैप देखेंगे। यहाँ पर देखो, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, जहाज पहले यहाँ से यहाँ होके जाया करते थे, यहाँ पर भी किसी तरह से समुद्री रास्ता नहीं था, तो यहाँ इस क्षेत्र को काटकर इन्होंने पनामा कैनाल बना दिया था। तो वापस से स्वेज नहर पे आते हैं हम। स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ। एक चीज इसको अंडरलाइन कर लेंगे, एमसीक्यू में पूछा जाता है, स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ। इस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर में स्थित पोर्ट सहित और पोर्ट स्वेज बंदरगाहों को जोड़ा गया, जो कि मिस्र देश में स्थित है। किस देश में? मिस्र। स्वेज नहर का ये जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, जिसको काट के हमने नहर का निर्माण किया, ये किस देश में है? तो मिस्र नाम का देश है, वहां पर। इस नहर के निर्माण से यूरोप और हिंद महासागर के देशों को सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया। सही बात है, ये यूरोप है और हिंद महासागर के जितने भी देश है, चाहे से अफ्रीका से लगते हुए, चाहे से भारतीय प्रायद्वीप से लगते हुए क्षेत्र हो, उनको जोड़ दिया गया है। साथ ही लिवरपूल यानी ब्रिटेन, लिवरपूल कहाँ है? ब्रिटेन में है, और कोलंबो का है, श्रीलंका के बीच प्रत्येक समुद्री मार्ग की दूरी को उत्तरमासा अंतरीप मार्ग की तुलना में यह है स्वेज मार्ग घटाता है। इस नहर की लंबाई लगभग 160 किलोमीटर। देखो, पाठ्य पुस्तक का डाटा है, इंटरनेट पे कुछ अलग डाटा हो सकता है। ये 160 किलोमीटर है। अगर आप गूगल करेंगे तो 169 किलोमीटर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अपन को पाठ्य पुस्तक की डाटा के आधार पे चलना है। तो स्वेज कैनाल जो बनाया गया है वो 160 किलोमीटर लंबी है, तथा इसकी गहराई 11 से 15 मीटर के मध्य है, और प्रतिदिन 100 जलयानों का यहाँ से आवागमन होता है। तो ये भी याद रख लेंगे। इस जलयान नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। तो इन जलयानों को पार करने में कितना? 10 से 12 घंटे का समय लगता है। तो स्वेज नहर एक बहुत महत्वपूर्ण नहर है, जिसने विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को जल मार्ग के माध्यम से जोड़ दिया है। क्लियर बच्चों? ऐसा का ऐसा डाटा आपको लिखना है आंसर राइटिंग में, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे बच्चों, और समझ के साथ लिखना है बच्चों। ध्यान रखना, जब तक स्वेज नहर की लोकेशन आपको पता नहीं है, आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, अगर आपको वैश्विक स्तर पर ये महाद्वीप पता नहीं है, साथ ही साथ महासागरों की स्थिति पता नहीं है, तो आप नहीं लिख पाएंगे, आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। इसलिए मैंने कहा है कि जब भी आप इसे पढ़े तो आप मैप लेके साथ में स्टडी करें। साथ ही साथ अगर आपने मेरे वीडियो को 1 या 2 बार देख लिया तो वैसे क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आगे चलते हैं। पनामा नहर की बात की जा रही है, तो पनामा नहर बहुत महत्वपूर्ण नहर है, जैसे कि मैंने बताया। इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये उत्तरी अमेरिका है और ये दक्षिणी अमेरिका है। पहले मैंने लेक्चर में कह दिया है, किसी भी जहाज को इधर पूर्वी यूरोप से अटलांटिक ओशियन से इधर प्रशांत ओशियन में आना है, तो उसे पूरा राउंड काट के आना पड़ता था। दिखाई दे रहा है 13,100 नॉटिकल मील का रास्ता पार करना पड़ रहा था। अब हमने पनामा कैनाल बना दिया है, तो ये अब कितना रह गया है? 5,200 नॉटिकल मील रह गया है। तो कितना कम हो गया? कहां 13,100 नॉटिकल मील चल रहे थे, अब 5,200 नॉटिकल मील चल रहे हैं। तो कितना टाइम हमारा बच रहा है, कितना फ्यूल बच रहा है, और कितना कम रास्ता हो गया है पनामा नहर के निर्माण के माध्यम से। तो डिटेल में पढ़ेंगे। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। क्लियर बच्चों? तो इसको ऐसा कैसा है यहाँ पे लर्न कर लेंगे, अंडरलाइन करते हुए चलेंगे बच्चों। यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। तो क्लियर है, जैसे कि अपन ने मैप में देखा। इस नहर का निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नगर, ये पनामा नगर हो गया, और कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया था। क्लियर? जिसने दोनों ओर के 8 किलोमीटर क्षेत्र को खरीदकर इस नहर का इसे नहर मंडल नाम दिया। तो ध्यान रखेंगे,
हुआ क्या है, बहुत सिंपल है। हम जानते हैं पनामा कैनाल किस देश में है, तो पनामा कैनाल यहां पर मैक्सिको देश में। तो मैक्सिको देश में अमेरिका की कंपनी के द्वारा इधर 8 किलोमीटर के क्षेत्र को, दोनों तरफ के 8 किलोमीटर के क्षेत्र को परचेज कर लिया गया। देन फिर खरीदने के बाद में यहां से पनामा कैनाल का निर्माण करवाया गया, जिसे नहर मंडल के माध्यम से विकसित किया गया है। बस इतना सा जानना है, फिर आगे इसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। दोनों ओर के कितने किलोमीटर, 8 किलोमीटर के क्षेत्र को खरीद लिया। इसे हम क्या कह रहे हैं, इसे हम बेटाओ नहर मंडल के नाम से जानते हैं। अब यह नहर 72 किलोमीटर लंबी है, ये याद रखना है, प्लस जो लगभग 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान युक्त चट्टानों से बनी हुई है। अब देखो, इस पनामा नहर को हम लोगों को समझना पड़ेगा बच्चों। जब पनामा नहर का निर्माण किया गया ना बच्चों, तो इसमें 12 किलोमीटर देखो इसमें क्या हुआ है, बहुत सिंपल सी बात है। इसमें इस नहर का जब निर्माण किया गया बच्चों, इधर देख लेंगे, इस नहर का निर्माण किया गया, तो ये जो नहर हमने डेवलप करी, तो इस नहर के डेवलप करने में हम लोगों को लॉक्स बनाने पड़ गए। यानी इधर से इधर की तरफ जाने के लिए एक तो चट्टानों को काटा गया, फिर क्या हो रहा था, इसमें लॉक्स बना दिए गए इस तरह से। लॉक्स का मतलब यहाँ पे जल भरा हुआ है, ठीक है, और ये फाटक लगा दिए, 1 2 3 4 5 और 6 फाटक बनाए गए। अब इनको क्या किया गया कि नहरों के माध्यम से इन फाटकों को जल सप्लाई किया जाता है, एक चीज, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि पूरी जो समुद्री सतह पर जो चट्टाने हैं, इस क्षेत्र में समुद्री सतह पर जितने भी चट्टाने हैं उनको पूर्ण रूप से नहीं काट पाए, तो इन्होंने लॉक्स का निर्माण कर दिया। अब लॉक्स में क्या हो रहा है, जैसे कोई जलयान यहां आ रहा है, ये जलयान मान लेते हैं, इस जलयान को अब ये चट्टान के इधर ये चट्टान मान लेते हैं, इस तरह से ये चट्टानी एरिया हो गया है। तो अगर इस शिप को, इस जहाज को इस तरफ जाना है, तो अगर ऐसी स्थिति है, ये चट्टानी स्थिति ऐसी है, तो इस फाटक का जो निर्माण किया इन्होंने, उस फाटक की लेंथ इतनी बढ़ा दी इन्होंने। अब जैसे जैसे जल भरेगा वैसे वैसे ये जो हमारा शिप है ऊपर की तरफ उठ जाएगा। देन फिर इधर से पानी की सप्लाई इधर की तरफ करेंगे और इस फाटक को खोल दिया जाएगा। इस फाटक को खोलने का काम कर दिया जाएगा, तो ये जो हमारा शिप है, हमारा जहाज है, एक समतल धरातल के रूप में या एक समुद्री मार्ग के रूप में इस तरह से हमें दिखाई दे जाएगा। फिर आगे जाएंगे, फिर ये शिप इधर की तरफ गमन करेगा, तो इधर से जो नहर के माध्यम से पानी की सप्लाई हो रही है, इस फाटक को खोलते ही फिर ये एकदम इसके पैरेलल हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से, और इस फाटक को इस तरह से बंद कर दिया जाएगा वापस से। तो फाटकों का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि एक जो क्षेत्र है उसमें पानी का दबाव ज्यादा हो जाएगा, उसको दूसरे से जोड़ दिया जाएगा और फिर जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ गमन कर जाएगा बच्चों। क्लियर? तो इसको समझना पड़ेगा हमें। देखो, यह नहर लगभग 72 किलोमीटर लंबी है और 12 किलोमीटर लंबी अत्यधिक गहरी कटान युक्त है। इस नहर में कुल 6 जल बंधक तंत्र है। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है पनामा नहर में कितने जल बंधक तंत्र है, तो आपको 6 लॉक्स या जलबंधक तंत्र बताने हैं। फिर आगे चलेंगे। जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाई वाले समुद्री सतह यानी 26 मीटर ऊपर नीचे होने पड़ते हैं जहाजों को। यानी लॉक्स में एक बार पानी भरा, उसमें 26 मीटर ऊपर चला गया, फिर दूसरे लॉक्स को हटाया, तो इधर जो पानी भरा हुआ है उसके साथ मर्जअप हो जाता है, फिर जो जहाज है आगे बढ़ जाएगा, फिर फाटक लग जाएगा, इस तरह की व्यवस्था है। तो 26 मीटर ऊंचे नीचे लॉक्स को पार करना पड़ता है। इस नहर के निर्माण से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर है जो अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। सैन फ्रांसिस्को अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में है। तो पहले तो क्या हो रहा था, पूरे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पार करके जाना पड़ रहा था। अब क्योंकि पनामा नहर बन गया है तो 13,000 किलोमीटर की ये जो डिस्टेंस है वो कम हो गई है। इस नहर के निर्माण से यूरोप, अमेरिका, एशिया के राष्ट्रों को भी सुगम आवागमन की सुविधा प्राप्त हुई है। तो यूरोप, अमेरिका और एशिया के राष्ट्र अपने आप ही हो गए। अमेरिका के महाद्वीप के लिए भी फैसिलिटी अवेलेबल हो गई। अब इधर से कोई प्रशांत महासागर से कोई जहाज जा रहा है तो पनामा नहर के माध्यम से ये कहां चले जा सकता है, तो प्रशांत महासागर से
इधर अटलांटिक महासागर आ जाएगा और अटलांटिक महासागर से ये अंतरमासा अंतरिक्ष को पार करते हुए एशिया महाद्वीप की तरफ जहाज आ पाएंगे, है ना। तो बहुत सुगम रास्ता हो गया है। फिर साथ ही दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था का भी इससे विकास हुआ है। तो दक्षिण अमेरिका आप लोगों को दिखाई दे ही रहा है इसमें। दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। विकासशील राष्ट्र यहाँ पर जितने भी हैं, तो इन लोगों का जो डेवलपमेंट है वो भी किसके माध्यम से हुआ है? पनामा नहर के माध्यम से। क्योंकि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को देखो कहां जोड़ दिया है, इधर अफ्रीका से जोड़ दिया है, ठीक है। यहां से कोई जहाज जैसे आ रहा है एशिया से होते हुए, ये एशिया से, तो पनामा नहर को पार करके सीधा अब कहां पहुंच रहा है? तो देखो यूरोप पहुंच रहा है, यूरोप में आ पा रहे हैं ये जहाज। क्लियर? इस तरह से तो जहाजों के आवागमन और इन राज्यों के लिए जो अन्य जो उत्पाद है वो आसानी से इनको प्राप्त हो रहे हैं। जैसे एशिया से आ रहे हैं, इधर से जाके जहाज इधर जा रहे हैं। यूरोप से पहले ऐसे राउंड काट के ऐसे जा रहे थे, लेकिन अब ये जो जहाज है वो इस तरह से आके इधर एशिया महाद्वीप की तरफ गमन कर जाते हैं। अमेरिका से भी जाएंगे तो यहाँ से होकर सीधा देखो न्यूयॉर्क और ये सैन फ्रांसिस्को है। तो पहले तो राउंड काट के आना पड़ रहा था, अब राउंड काटने की आवश्यकता है नहीं। अब पनामा नहर के माध्यम से हम सीधा हम कहाँ पहुंच जाते हैं? अमेरिका के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर की तरफ पहुंच जाते हैं। तो अमेरिका का विकास हुआ है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का विकास हुआ है, यूरोप और एशिया के देश इस पनामा कैनाल के माध्यम से जुड़ गए हैं। क्लियर बच्चों? तो इस पनामा कैनाल में आपको मेन तो जलबंधक पढ़ने हैं। जलबंधक यानी जो फाटक है, जो 6 जलबंधक तंत्र बनाए गए हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना होगा। बहुत सिंपल चीजें हैं बच्चों, एक या दो बार आप लोग इसको पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पनामा कैनाल बनाया तो इसके लिए 6 जलबंधक तंत्र बना दिए गए। क्लियर बच्चों? इन जलबंधक तंत्रों में क्या होता है? नहरों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है, ये जुड़े हुए हैं ये इस तरह से, ठीक है। जहाज को ऊपर नीचे करने के लिए ये लॉक्स बनाए थे इन्होंने। एक जैसे ये जहाज है इस तरह से, इसको यहां पार करने के लिए इसमें पानी की पूर्ति कर देते हैं, तो ये जहाज ऊपर की तरफ हो जाता है, ऊपर की तरफ इस तरह से हो जाएगा। एंड देन जैसे ये इस ऊंचाई पे ये जलबंधक तंत्र है, तो जहाज ऊपर जाता हुआ फिर इसके साथ मिल जाता है, इसको हटा दिया जाता है। देन फिर इसमें पानी की कमी कर दी जाती है, तो ये जो हमारा जलबंधक तंत्र अगला है जिसमें पानी कम है, ये वाला जो अगला, ये इधर चले जाएगा, फिर इधर की तरफ आके इसकी तरफ गमन कर जाता है। तो बहुत सिंपल है। YouTube पे इसके वीडियो अवेलेबल है, मैं चाहता तो डाल सकता था लेकिन कॉपीराइट की वजह से मैं इसको शो नहीं कर पा रहा हूं। तो आप लोग चाहें तो YouTube के किसी वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो बहुत अच्छा और प्यारा चैप्टर है। इस चैप्टर का एक और पार्ट रह गया है जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। भूमिका ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बच्चों। वैसे तो आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, आई होप आप आगे भी इस तरह से रेस्पॉन्स देते रहेंगे ताकि मैं और नए नए वीडियो हमारे चैप्टर से रिलेटेड लाता रहूं। अभी के लिए जय हिंद जय भारत बच्चों, थैंक यू।